हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी सेट नंबर 7 और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेल यानी कोशिका। तो अभी फिलहाल हम सब कोशिका ही पढ़ रहे हैं और कोशिका में हम सब पिछले वीडियो में जाने थे लाइसोसोम कोशिकांग के बारे में और उससे आगे आज हम सब माइटोकॉन्ड्रिया से शुरुआत करेंगे और रिक्तिका तक पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जल्दी से ज्वाइन कर लें और आराम से आप पीडीएफ पा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। देखिए, मेरा मकसद है सही ढंग से आपको बताना और आप सब सीरियल वाइज अगर बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं बीपीएससी के लिए तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना दिया हूं 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी करके। आप वहां से शुरुआत से वीडियो अगर आप देखते हुए आएंगे तो आपको ये सारा बात समझ में आएगा। बीच से ना देखें, शुरुआत से देखेंगे, आपके काम योग होगा। मैं कह दूंगा कि नहीं कोई भी वीडियो आप देख लीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सेट नंबर 1 से देखना शुरू करें और आराम से आप यहां तक पहुंच सकते हैं। अभी ज्यादा वीडियो नहीं हुआ है, ये सेट नंबर 7 ही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम सब जानेंगे। ये कुछ पिक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो आपको पता है द्विआवरण युक्त झिल्ली होता है, यानी ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। इसको आप याद रखेंगे। इसमें डीएनए होता है, आरएनए होता है, आगे हम सब जानेंगे भी। इसमें क्रिस्टी भी रहता है, इसमें मैट्रिक्स भी रहता है, ये भी हम सब देखेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप मस्तिष्क में रखें ये वाला पिक्चर। उसके बाद एक एक करके पॉइंट वाइज हम सब माइटोकॉन्ड्रिया को जानते हैं। जितना भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो सारा मैं पॉइंट वाइज में कवर कर देता हूं, इसलिए आप आराम से देखिए इसको। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताइए तो सामान्य परिचय। इसमें आरएनए और डीएनए दोनों पाए जाते हैं, हम सब पढ़ चुके। इसमें द्विआवरण युक्त झिल्ली होता है, यानी ये दोहरी संरचना वाला कोशिकांग है। इसमें क्रिस्टी भी होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है और सभी श्वसन उपयोगी एंजाइम है। ये मैट्रिक्स में श्वसन उपयोगी होता है, अभी आगे हम सब जानेंगे भी। खोजकर्ता यानी माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किनके द्वारा किया गया था तो अल्टमान एवं फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अंतर देखिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले जंतु कोशिका में कोलिकर ने देखा। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अगर पूछेगा तो अल्टमान एवं फ्लेमिंग ने। अगर आपसे ये पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया को जंतु कोशिका में सबसे पहले किनके द्वारा देखा गया तो उनका नाम था कोलिकर। उनका क्या नाम था? कोलिकर। जंतु कोशिका में तो कोलिकर ने देखा था, लेकिन पादप कोशिका में किनके द्वारा देखा गया तो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले मेप्स द्वारा देखा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, यानी पावर हाउस ऑफ सेल। अब ये क्यों कहा जाता है इसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। अब बने रहिए वीडियो में। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किनके द्वारा लाया गया था तो बेंडा द्वारा। खोज दूसरे के द्वारा किया गया था। खोज किनके द्वारा आपका किया गया था? अल्टमान एवं फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। जंतु कोशिका में कौन देखा था माइटोकॉन्ड्रिया को तो कोलिकर द्वारा देखा गया था। पादप कोशिका में किनके द्वारा देखा गया था सबसे पहले तो मेप्स द्वारा देखा गया था। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कौन दिया था तो इसका नाम है बेंडा ने दिया था। फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा था, अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा था, ये भी याद रखेंगे आप सब। और कोलिकर ने इसे साइक्रोसोम कहा था। तो देखिए कितना अलग अलग डिफरेंस बात है। एग्जाम में कुछ भी आएगा माइटोकॉन्ड्रिया जैसे आएगा आप टिक करके आ जाएंगे कोलिकर अल्टमान एंड फ्लेमिंग, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया? बेंडा दिया है। तो बहुत डिफरेंस है सब में। बहुत सारे बुक्स में अच्छे ढंग से दिया भी नहीं, ये सारे एनसीईआरटी से लाए जाते हैं। ये जो मैं आपका वीडियो बना रहा हूं ये सब एनसीईआरटी में इंक्लूडेड रहता है, क्योंकि ज्यादातर इसमें एनसीईआरटी के ही फैक्ट शामिल रहते हैं। चलिए समझते हैं और भी। अभी मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको समझाऊंगा और कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह क्यों बोलते हैं ये भी हम सब समझने का प्रयास करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का सामान्य परिचय आप सब समझ गए। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन 20। माइटोकॉन्ड्रिया को वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन का वर्णन करें। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, इसके बारे में समझेंगे। तो इसी में हम सब क्रिस्टी और एटीपी और मैट्रिक्स समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वायवीय और अवायवीय श्वसन को पढ़ने से पहले हम सब सबसे पहले ग्लूकोज को समझते हैं, क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा सब कुछ। तो ग्लूकोज क्या है तो इसको समझने से पहले ग्लूकोज के बारे में समझते हैं। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है। यह एल्डो शुगर होता है, त्वरित ऊर्जा प्रदायक पदार्थ है, यानी कोई गर्मी से आता है, अब उसको एक गिलास ग्लूकोज देते हैं तो वो एनर्जेटिक फील करता है, उसमें तुरंत जो है ऊर्जा का संचार हो जाता है। और ये मोनोसेकेराइड है। तो ग्लूकोज समझ गए होंगे। 3-4 इंफॉर्मेशन बाद में ग्लूकोज के बारे में और भी पढ़ेंगे हम सब। तो ग्लूकोज का 4 इंफॉर्मेशन, क्योंकि यहीं से माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है वायवीय और अवायवीय श्वसन से, लेकिन इन दोनों का संबंध है ग्लूकोज से, इसलिए मैं आपको ग्लूकोज के बारे में सबसे पहले पढ़ा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया का वायवीय और अवायवीय श्वसन अभिक्रिया क्या होता है। तो ग्लूकोज जो है, जो अभी हम सब पढ़े, ग्लूकोज चलकर, इसमें मैं थोड़ा स्लो बोलूंगा, आराम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हड़बड़ का काम शैतान का होता है, इसलिए आराम से पढ़ें।
ग्लूकोज चलकर पहुंचता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोप्लाज्म होता है, ग्लूकोज चलकर पहुंचता है साइटोप्लाज्म में और यह ग्लाइकोलिसिस क्रिया करता है और फिर 2 पायरेविक अम्ल में टूट जाता है। ध्यान से समझेंगे, ग्लूकोज चलकर कहां पहुंचा, साइटोप्लाज्म में, और वहां एक क्रिया किया जिसका क्या नाम है, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया करता है और फिर वह 2 पायरेविक अम्ल में टूट जाता है। जब ये अभिक्रिया हो जाता है तो इस प्रक्रिया में 4 एटीपी उत्पादित होता है। कितना एटीपी उत्पादित होता है, 4 एटीपी उत्पादित होता है, जिसमें 2 एटीपी टूट जाता है, यानी 2 खराब हो जाता है समझ लीजिए, और 2 एटीपी का फायदा होता है। नोट यहाँ पे मैं इसलिए लिख दिया हूं क्योंकि बाद में मैं एटीपी ऐड करूंगा, तो यहाँ आप मन में मतलब माइंड में दिमाग में रखेंगे कि यहाँ 2 एटीपी का फायदा हुआ था, 4 एटीपी उत्पादित हुआ जिसमें 2 एटीपी टूट गया और 2 एटीपी का फायदा हुआ। फिर से मैं समझा रहा हूं, ग्लूकोज चलकर पहुंचा कहां, साइटोप्लाज्म में, वहां एक अभिक्रिया किया, यह क्रिया किया कौन सा, ग्लाइकोलिसिस क्रिया किया और फिर यह 2 पायरेविक अम्ल में टूट जाता है। जब यह अभिक्रिया संपूर्ण हो जाता है तब इस प्रक्रिया में 4 एटीपी उत्पादित होता है, ठीक है। 4 एटीपी उत्पादित होता है, इसमें से 2 एटीपी टूट जाता है मतलब ये मान लीजिए वेस्ट हो गया, वो खराब हो गया, ठीक है। लेकिन 2 एटीपी बच जाता है जिसका फायदा हमें होता है, 2 एटीपी बच जाता है। ये एटीपी क्या होता है अभी आगे जानने वाले हैं। तो 2 एटीपी का फायदा होता है, नोट में यहाँ इसलिए लिख दिया क्योंकि 2 एटीपी का काम होगा अभी आगे, तो 2 एटीपी का फायदा हुआ। यहां तक ओवरऑल समझ गए होंगे। चलिए ये मस्तिष्क में रखेंगे, 2 एटीपी का फायदा पिछले वाले स्लाइड में हम सबको मिल चुका है। अब समझते हैं 2 सिचुएशन लेते हैं। पहला सिचुएशन, एक बार ऑक्सीजन मिलेगा 2 पायरेविक अम्ल को और एक बार ऑक्सीजन नहीं मिलेगा 2 पायरेविक अम्ल को। तो अगर 2 पायरेविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलता है तब क्या होता है, देखिए अगर 2 पायरेविक अम्ल को ऑक्सीजन मिलता है तो यह वायवीय श्वसन के अंतर्गत, यानी ऑक्सीजन मिला तो वायवीय श्वसन, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अवायवीय श्वसन, एकदम क्लियर रखिएगा। तो वायवीय श्वसन के अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, अब मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताया था कि मैट्रिक्स में 2 पायरेविक अम्ल क्रेब चक्र में प्रवेश करता है, यानी मैट्रिक्स में एक क्रेब चक्र है, उस क्रेब चक्र में 2 पायरेविक अम्ल प्रवेश करेगा जब ऑक्सीजन मिलेगा तब, ठीक है। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल तथा 34 एटीपी ऊर्जा प्राप्त करेगा। 34 एटीपी ऊर्जा यहां से प्राप्त करेगा जब ऑक्सीजन मिलेगा पायरेविक अम्ल को। अब मैं आपसे पूछता हूं कि टोटल ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में कितना रहा, तो यहां से 34 एटीपी ऊर्जा प्राप्त हो गया। 4 एटीपी उधर हम सब उत्पादित किए थे जिसमें 2 टूट गया था, तो इसलिए मैं माइनस कर दिया हूं, तो 2 इसमें बचा कि नहीं बचा, तो 34 और 2 कितना हो जाएगा, 36 एटीपी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में 36 एटीपी ऊर्जा उत्पादित होता है। और एटीपी को क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं। ये तो हो गया कि ऑक्सीजन मिला तब ये सिचुएशन उत्पन्न हुआ। अब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भाई क्या होगा। चलिए दूसरा सिचुएशन हम सब देखते हैं। दूसरा सिचुएशन ये है कि अगर 2 पायरेविक अम्ल को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तब क्या होता है, तो यह अवायवीय श्वसन होगा और यह मांसपेशी में जाकर लैक्टिक अम्ल में टूट जाएगा, ठीक है। तो लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दही में पाया जाता है। इसलिए जिस व्यक्ति का पैर दर्द करता है उसको जो है वसा वाला चीज या लैक्टिक अम्ल वाला चीज नहीं खाना चाहिए। जैसे कि डॉक्टर उसको जो है दही खाने से मना करेगा, जो है मीट वगैरह खाने से मना करेगा क्योंकि उसके पैर में लैक्टिक अम्ल जमा हो रहा है, तो इसी वजह से होता है। तो ये 2 सिचुएशन माइटोकॉन्ड्रिया में बार बार होगा, आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा। फोटो आप एक बार फिर से देख लें, मस्तिष्क में रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं फिर से किसी ना किसी क्लास में जरूर आपको बता दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, नया आप कोशिकांग के बारे में जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताइए। तो यह आंतरिक प्लाज्मा झिल्ली का जाल के समान रचना है। फोटो आप देख सकते हैं, इसमें 2 प्रकार के पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या, पहला रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका और दूसरा होता है चिकना, या चिकन लिखा गया, वाह चिकना होगा, ठीक है, मतलब सॉफ्ट। तो चिकना अंतःप्रदवी जालिका, इसको सही कर लेंगे आप सब, चिकना अंतःप्रदवी जालिका होगा। यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच होता है। यह केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच होता है, जिसको बोलते हैं क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 प्रकार का होगा, रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका और चिकना अंतःप्रदवी जालिका। चलिए दोनों के बारे में हम सब जानते हैं अच्छे ढंग से। दोनों का 3-4 पॉइंट में डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखिए, रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका जो होता है इसका स्थान केंद्रक के पास होता है, मतलब इस प्रकार से यहाँ पे पाया जाएगा केंद्रक के पास, ठीक है। जैसे कि मैं नीचे फिगर बना देता हूं, तो यहाँ केंद्रक रहता है, तो केंद्रक के पास होगा आपका रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका। और चिकनी अंतःप्रदवी जालिका ये कोशिका झिल्ली के पास होता है। फिक्स बात समझ में आ गया। दूसरा, यह ज्यादा स्थायी होगा, यानी रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका स्थायी होगा,
जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका ये कम स्थायी होगा। राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है, रुखड़ा अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम उपस्थित रहता है, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता है, इस कारण ही यह चिकना होता है। उसके बाद रुखड़ा अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करेगा, यह प्रोटीन संश्लेषण करता है, इसका काम है प्रोटीन संश्लेषण करना। इसके अलावा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका क्या करेगा, तो यह विषैली खाद्य पदार्थ का संश्लेषण करता है। ये 4 का 4 पॉइंट मुंह पे याद रहना चाहिए, भूलने का कोशिश नहीं करना है आप सबको। नेक्स्ट 2-3 पॉइंट और इसके बारे में जानते हैं हम सब। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने किया है। इसे पहली बार गार्नियर द्वारा देखा गया था और गार्नियर ने इसका नाम एर्गोप्लाज्म रखा था। दोनों बात आप याद रखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किनके द्वारा किया गया, पोर्टर के द्वारा किया गया, और इसको पहली बार गार्नियर ने देखा और गार्नियर ने इसका नाम क्या रखा, एर्गोप्लाज्म रखा था। तो इतना आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, और हम सब पूरा देखें। चलिए नेक्स्ट कोशिकांग की ओर अब हम सब अग्रसर होते हैं। चलिए अगला जो कोशिकांग हम सब पढ़ने वाले हैं उस कोशिकांग का नाम है गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में समझाइए। तो इसकी खोज कैमिल्ली गोल्जी द्वारा किया गया था। याद रखेंगे, इसकी खोज कैमिल्ली गोल्जी ने खोजा था। इसका कुछ नाम है जो कि बार बार एग्जाम में पूछेगा। पहला बंडल पैकर्स, दूसरा ट्रैफिक पुलिस और तीसरा लाइपोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तीनों याद रखेंगे, बंडल पैकर्स, ट्रैफिक पुलिस और लाइपोकॉन्ड्रिया, तीनों याद रखेंगे आप सब। इसके अलावा गाल्जी बॉडी में यानी गाल्जी कॉम्प्लेक्स में साइटोप्लाज्म में वसा के अणु और प्रोटीन के अणु बिखरे होते हैं। यानी गाल्जी बॉडी में एक पार्ट है साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि वसा के अणु और प्रोटीन के अणु जो है वो बिखरे होते हैं। और भी पॉइंट जानते हैं, ये तीनों नाम और किनके द्वारा खोजा गया था हम सब देख लिए। ये सारा पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, गोल्जी बॉडी जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं, यानी गोल्जी बॉडी का जो कोशिकांग है वो पूर्ण कोशिकांग होगा। मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पहले पढ़ा चुका हूं। प्रोकैरियोटिक क्या था, तो यह पूर्ण कोशिकांग नहीं था, जबकि यूकैरियोटिक क्या था, यह पूर्ण कोशिकांग था। आप सबको मैं पिछले वीडियो में पढ़ाया हूं। तो यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, यह यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। यह केंद्रक के पास पाए जाते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स के टूटने से लाइसोसोम एवं रिक्तिका का निर्माण होता है। लाइसोसोम के बारे में हम सब ऑलरेडी पिछले वाले क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसको आत्महत्या का थैली कहा जाता था। रिक्तिका के बारे में अभी हम सब आगे जानेंगे। यह टी आरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए का भी परिवहन करता है। अब भाई ये ट्रांसफर आरएनए क्या होता है, तो जैसे जैसे एक एक पॉइंट आते जाएगा मैं आपको एलोबरेट करते जाऊंगा, विस्तृत रूप से बताते जाऊंगा, जिससे कि आपका साइंस बहुत ही स्ट्रांग हो जाए। तो चलिए सबसे पहले ये टी आरएनए आया, तो ये क्या है इसके बारे में आगे हम सब जानते हैं। ये 3-4 पॉइंट आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो टी आरएनए को समझने से पहले हम सबको कुछ आरएनए के बारे में और समझते हैं। तो आरएनए तो आपको पता है कि राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये मैं ऑलरेडी आप सबको पढ़ा चुका हूं। डीएनए और आरएनए का जब हम सब देखे थे डिफरेंस, इसलिए मैं हमेशा आपसे बोल रहा हूं कि सेट नंबर 1 से देखिए, तभी आपको बायोलॉजी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। तो आरएनए क्या है, तो आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब ये भाई तीनों क्या हुआ, तो एम का मतलब होता है मैसेंजर, मैसेंजर मतलब मैसेज रखा है ये, ठीक है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एमआरएनए। प्रोटीन जो है जीन्स मैसेज कोड में होगा, जीन्स में प्रोटीन पाया जाता है, ये कौन रखा है, तो एमआरएनए रखा है। टीआरएनए का मतलब क्या हो गया, जो इस मैसेज को ले जाने का काम करेगा उसी को टीआरएनए बोलेंगे, यानी ट्रांसफर आरएनए बोलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे, यानी प्रोटीन जीन्स मैसेज कोड में होगा, इसको ले जाने का काम कौन करेगा, टीआरएनए करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो ट्रांसफर आरएनए बोलते हैं, और ये मैसेज ले जाने का काम करता है। चलिए तीसरा जो है आरआरएनए, वो क्या होता है, यही गोल्जी बॉडी में टीआरएनए जो है ट्रांसफर करता है। उसके बाद आरआरएनए तक पहुंचाने के बाद आरआरएनए ही प्रोटीन का संश्लेषण करेगा, ये याद रखेंगे आप सब। आरआरएनए क्या करेगा, प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो प्रोटीन रहता है जीन्स में, ये कौन रखता है, तो एमआरएनए रखता है, उसके पास मैसेज है। टीआरएनए क्या क्या उस मैसेज को जो है लेकर के भेजना शुरू किया, इसलिए उसको बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए। और आरआरएनए क्या करेगा, जब ये मैसेज पा लेगा तब यही आरआरएनए बाबू प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा दिया। तो गोल्जी बॉडी में ये सब चीज होता है। चलिए अब जब प्रोटीन का संश्लेषण का बात आया, तो अब हम सब यानी पढ़ने वाले हैं राइबोसोम, क्योंकि वही तो करता है प्रोटीन का संश्लेषण। चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, राइबोसोम के बारे में बताइए। तो राइबोसोम जो है ये 2 चीज के मिलने से बना है, राइबो प्लस सोम। राइबो का मतलब क्या होता है, तो राइबो का बाबू मतलब होता है आरएनए प्लस प्रोटीन। ये राइबो जो है ये आरएनए प्लस प्रोटीन का जो है मिक्सचर है। और सम मतलब होता है कण यानी पार्टिकल, यानी आरएनए प्लस प्रोटीन का बना कण राइबोसोम कहलाता है। इसकी खोज प्लैडे ने की थी।
उन्होंने इसका नाम प्लेडे पार्टिकल रखा था। याद रखेंगे आप सबका मैं खोजकर्ता बता रहा हूं इसलिए क्योंकि बार बार एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाएगा। चलिए राइबोसोम के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे। अभी ये वीडियो लगभग 20 से 22 मिनट का आई थिंक हो सकता है, तो चलिए देखते हैं कहां तक होता है। राइबोसोम के बारे में अन्य तथ्य और भी जानते हैं हम सब। यह सर्वात्रिक कोशिकांग कहलाता है, यानी यूनिवर्सल कोशिकांग कहलाता है। इसको सर्वात्रिक कोशिकांग क्यों कहा जाता है? तो सभी जीवों के निर्माण में प्रोटीन महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारे बॉडी के लिए, और ये प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए ये सर्वात्रिक कोशिकांग कहलाता है। यानी ये निहित ही जरूरी चीज है। राइबोसोम क्या है? निहित ही जरूरी चीज है जो कि प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। यानी जो आपके शरीर में प्रोटीन को लाता है वो कौन लाता है? तो राइबोसोम लाता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक कोशिकांग कहा गया है। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन भूमिका निभाता है? डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइबोसोम। याद रखेंगे राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में बार बार रिपीट कर देता हूं। प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? वैसा कोशिकांग जो कि पूर्ण नहीं हो। यूकैरियोटिक का मतलब क्या हो गया? वैसा कोशिकांग जो पूर्ण हो उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यह बिना कोशिका झिल्ली का कोशिकांग होता है, यानी इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है, समझ रहे होंगे। आइए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, वो कौन से दो प्रकार हैं समझने का प्रयास करेंगे हम सब। चलिए राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। तो राइबोसोम दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? तो पहला हो गया 70S और दूसरा हो गया 80S। देखिए अब कैसे 70S हुआ और 80S हुआ, तो सबसे पहले आते हैं 70S में। 70S आपको पता है प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S जो यूकैरियोटिक में पाया जाता है। तो 70S कैसे होगा? तो ये राइबोसोम का फोटो होता है, इस प्रकार से मान लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूं आपको, तो देखिए यहाँ पे नीचे वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा 50S, ऊपर वाला हो जाएगा 30S, और दोनों जो उभयनिष्ठ हुआ यानी दोनों में जो कॉमन हुआ वो 10S हुआ। ये 10S क्या करता है? ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए पर्याप्त नहीं होता है, ये 10S का कोई यूज नहीं है। तो 50S और 30S को जब आप जोड़ेंगे तो 80S होगा, और 80S में 10S घटाएंगे तो ये 70S हो गया। 80S में चलिए आते हैं, दूसरा प्रकार क्या है? 80S। तो इसमें भी राइबोसोम उसी प्रकार से बनेगा। एक नीचे गोला बना देता हूं मैं, एक ऊपर बना देता हूं। देखिए इसमें कॉमन कुछ तो आया, तो नीचे होता है 60S, ऊपर होता है 40S, और बीच में जो ये हुआ कॉमन यानी 40S का भी हो गया और 60S का भी हो गया। तो ये बीच वाला जो है ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है। ये तो टोटल कितना हो गया? 60 नीचे हो गया, 40 ऊपर हो गया, यानी 100S हो गया। 100S में 20S को घटा दीजिए तो हो जाएगा आपका 80S। तो ये जो बीच वाला चीज है ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेता है, चाहे वो 70S की बात करें या 80S की बात करें। 70S में 10S नहीं लेता है भाग, 80S में 20S नहीं लेता है भाग। याद रखेंगे इसको। राइबोसोम आपस में आरएनए के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आगे मैं फोटो बना करके आपको बताता हूं। सबसे पहले इस डेफिनेशन को याद करिए, राइबोसोम आपस में आरएनए के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जब राइबोसोम जुड़ करके एक समूह का निर्माण करते हैं तो उसको पॉलीसोम कहा जाता है। तो कैसे भाई निर्माण करेंगे? तो अभी हम सब फोटो में देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम्स कहलाती है। इसको प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम्स कहलाती है। इसको डेफिनेटली याद रखेंगे, बार बार एग्जाम में देखा गया है। यानी ये पॉलीसोम भाई होता क्या है? तो चलिए हम सब फोटो के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। चित्र द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का आप सब प्रयास करेंगे, ठीक है। जो चित्र द्वारा पॉलीसोम्स को समझते हैं, तो सबसे पहले मैं बनाता हूं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको आप सब बोलते थे रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका। तो मान लेते ये है, नीचे दो लाइन में बिछा देता हूं, इसको बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके ऊपर जो है हम सब राइबोसोम बनाते हैं, तो ये साथ में साथ बनाना है। तो ये राइबोसोम बन रहा है, यहां से यहां तक मैं बना देता हूं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 9 रहने देते हैं। तो ये नहीं कि 9 तक ही होगा, जितना भी आप ले सकते हैं। अब ये एक दूसरे के साथ किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? तो ये राइबोसोम के द्वारा। ये जो राइबोसोम है, ये सारा राइबोसोम मैं आपको बनाया हूं। तो ये राइबोसोम जो एक दूसरे से जुड़ा है, ये आरएनए के द्वारा जुड़ा हुआ है। किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? आरएनए के द्वारा जुड़ा हुआ है। समझने का आप बिल्कुल प्रयास करेंगे। नीचे मैं आप सबके लिए क्या बनाया? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम सब बोलते हैं रुखड़ा अंतःप्रदवी जालिका। इसके ऊपर मैं क्या बिछा दिया? इसके ऊपर बाबू मैं बिछा दिया राइबोसोम। ये सारा राइबोसोम है। अब राइबोसोम एक दूसरे से किस कारण से पकड़ के रखे हैं? एक दूसरे से किसके कारण से जुड़े हुए हैं? तो आरएनए के कारण से जुड़े हुए हैं। अब ये आरएनए के कारण से जो जुड़े हुए हैं, तो जब राइबोसोम जुड़ करके ये सब एक दूसरे को जुड़ करके एक समूह का निर्माण करता है, ग्रुप का निर्माण करता है, तो इसी को पॉलीसोम्स बोला जाता है। और ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई पॉलीसोम्स कहलाती
है। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे, समझ गए होंगे। चलिए अब फाइनल क्वेश्चन में आज के वीडियो का आता हूं, जिसका नाम है रिक्तिका। फिर वीडियो का अंत करेंगे। चलिए सेल में सेकंड लास्ट समझ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। वैक्यूल्स यानी रिक्तिका के बारे में बताइए। तो रिक्तिका को समझेंगे। दो मैं छोटा सा फोटो फिर से बना रहा हूं। तो ये होता है जंतु हो गया जंतु कोशिका, और ये हो गया आपका पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका ऐसा होता है, पादप कोशिका ऐसा होता है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, पहला पॉइंट देखिए, जहां भी कोशिका में खाली स्थान पाए जाएंगे वहां रिक्तिका पाया जाता है। यानी जहां कोशिका में, चाहे वो पादप कोशिका हो चाहे वो जंतु कोशिका हो, जहां पर भी कोशिका का खाली स्थान पाया जाएगा उसको रिक्तिका कहते हैं, उसको वैक्यूल्स कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, वैक्यूल्स का कार्य क्या है? तो आपातकालीन स्थिति में यह जल, अपशिष्ट, पोषक पदार्थ, खनिज लवण को एकत्रित करता है। आपातकालीन स्थिति मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आपको बहुत जोर की भूख भी लगी है, तो वो आपातकालीन स्थिति हुआ, उसके दौरान क्या होगा, जल, अपशिष्ट, पोषक पदार्थ और खनिज लवण को एकत्रित करेगा। पादपों में यह अपशिष्ट पदार्थ को एकत्रित करता है, लेकिन जंतु कोशिका में यह छोटा होता है। याद रखेंगे, पादप में यह बड़ा होगा और जंतु कोशिका में यह छोटा होगा। वैक्यूल्स क्या हो गया, तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो भी खाली स्थान रहेगा वहां पे रिक्तिका पाया जाएगा, यानी वैक्यूल्स पाया जाएगा। एक दो पॉइंट और फिर वीडियो का अंत करेंगे। चलिए वैक्यूल्स यानी रिक्तिका, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो रिक्तिका जो है ये दो प्रकार का होता है। पहला अपरिपक्व, यानी वो इमैच्योर है, बड़ा मतलब इमैच्योर, मैच्योर नहीं हुआ है, परिपक्व नहीं हुआ है। तो अपरिपक्व इसकी संख्या अधिक होती है और यह छोटा होता है। याद रखेंगे, अपरिपक्व रिक्तिका जो होता है यह अधिक, संख्या इसका अधिक होगा लेकिन आकार क्या होगा, छोटा होगा। परिपक्व क्या होगा, इसकी संख्या कम होगी और आकार बड़ा होगा। तो दोनों अंतर आप सब जान गए होंगे। यानी रिक्तिका दो प्रकार का होता है, अपरिपक्व और परिपक्व। अपरिपक्व में संख्या अधिक जबकि छोटा आकार, परिपक्व में संख्या कम लेकिन बड़ा आकार। तो ये था रिक्तिका के बारे में इंफॉर्मेशन। तो चैप्टर नंबर 3 सेल कोशिका अभी कंटिन्यू रहेगा। एक और वीडियो आएगा कोशिका का, फिर हम सब बढ़ेंगे अगले चैप्टर की ओर, यानी चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सेल डिवीजन पढ़ेंगे, यानी कोशिका विभाजन। अगला जो पढ़ने वाले हैं उसमें हम सब पढ़ेंगे थोड़ा सा प्लांट के बारे में। बाद में मैं आपको डिटेल में तो पढ़ाऊंगा ही, तो उसमें हम सब लवक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आप सब सुने होंगे, ल्यूकोप्लास्ट आप सब सुने होंगे, क्रोमोप्लास्ट सुनेंगे। तो एक वीडियो और आएगा, फिर कोशिका हम सब समाप्त करेंगे, फिर कोशिका विभाजन की ओर अग्रसर होंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सीरीज पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। मैं आपको बोला था कोई वीडियो 25 मिनट के आसपास भी हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजी अगले 20 से 22 दिन में आपका मैं समाप्त करने वाला हूँ बीपीएससी के लिए, क्योंकि केमिस्ट्री फिर पढ़ाऊंगा, फिर फिजिक्स पढ़ाऊंगा, तो बहुत ज्यादा अभी सब्जेक्ट बाकी है। इसलिए थोड़ा जो है लंबा वीडियो भी हो सकता है। आप सब उसके लिए तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।